नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 सितंबर 2020। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है सरकार ने, मतलब बहुत सारी चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस हैं उन पर सरकार ने बैन लगा दिया है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास एक मौका है। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 500 मिलियन से ज़्यादा है, तो इंडिया की इंटरनेट मार्केट को एक्सप्लोर करने का इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास एक मौका है। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेकर पास्ट में काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। क्या उन एग्रीमेंट्स की आज के समय में कोई रेलेवेंस है? मतलब जो टेंशंस क्रिएट हो गई हैं, आगे क्या होगा? क्या वो एग्रीमेंट्स पास्ट के आगे काम आएंगे या फिर नहीं आएंगे? और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि उन एग्रीमेंट्स के होते हुए भी बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा टेंशंस इमर्ज होकर आई हैं? ये आर्टिकल लिखा गया है DS हुडा के द्वारा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कैंसर बर्डन से संबंधित। इंडिया में कैंसर के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। क्या कुछ किया जा सकता है, क्यों सामने आ रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की इंटरनेट मार्केट को एक्सप्लोर करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब से इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस इमर्ज होकर आई हैं, इंडिया ने काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है। उसके बाद चाइना के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि इंडिया के द्वारा चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर बैन लगाना ये WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने बोला चाइना के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, साइबर स्पेस के मामले में चाइना ने एक ग्रेट इंटरनेट वॉल इस्टेब्लिश करके रखी है। दूसरे देशों की बड़ी साइबर कंपनीज को चाइना अपने देश में ऑपरेट नहीं होने देता। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है 2010 का। 2010 में जब गूगल अपनी जड़ें जमा रहा था चाइना में, तो चाइना ने क्या किया? गूगल को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दिया कि आप इन सब पर बैन लगाइए। मतलब अगर चाइना का कोई पर्सन ये सब चीज़ें सर्च करे तो ये नहीं दिखनी चाहिए आपके सर्च रिजल्ट्स में। इस प्रकार से डायरेक्शंस देनी स्टार्ट कर दी। गूगल समेत दूसरी कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक्स भी होने लगे। तो दुखी होकर गूगल ने कह दिया कि हम चाइना को छोड़ रहे हैं। मतलब और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी USA की जिन्होंने 2010 में चाइना को छोड़ दिया। लेकिन देखो, ठीक उसके बाद इंटरनेट का बूम आ गया, मतलब पूरे वर्ल्ड में आ गया, और चाइना में भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 2010 के आसपास चाइना में इंटरनेट यूजर्स की संख्या थी 300 मिलियन, और आज के समय में चाइना में इंटरनेट यूजर्स की संख्या है 900 मिलियन। सोच के देखिए, इतने ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं चाइना में, फिर भी वर्ल्ड की बड़ी जो इंटरनेट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, ये चाइना में ऑपरेट नहीं कर पाती। तो कैसे, किस मुंह से चाइना इस प्रकार के आरोप हम पर लगा सकता है? खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में ये है, जब देखो गूगल जैसी कंपनीज 2010 में चाइना को छोड़ के चली गई, तो चाइना की जो लोकल कंपनीज थी उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी। भाई, चाइना में इतने सारे इंटरनेट यूजर्स थे उस समय 300 मिलियन, जो एकदम से बढ़ने लगे थे। तो चाइना की लोकल कंपनीज को बहुत फायदा मिला, क्योंकि बड़ी कंपनीज तो थी ही नहीं USA की। शुरुआत में तो देखो चाइना की लोकल कंपनीज ने USA की कंपनीज को, मतलब वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज को कॉपी किया। जैसे गूगल है उसी प्रकार से बैडू है चाइना में, जैसे यूट्यूब है उसी प्रकार से चाइना में है योकू टूडो। मतलब कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की कंपनीज है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब का कॉपी कैट आपको चाइना में मिल जाएगा। लेकिन देखो, धीरे धीरे चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको यह समझ में आ गया कि सिर्फ कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। हमारी खुद की मार्केट इतनी बड़ी है, तो चाइना की मार्केट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी आती गई। 2010 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस रिपोर्ट में US के प्रेसिडेंट ने यह माना था कि देखो, अब चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो
यूएसए के प्रोडक्ट्स के कॉपी कैट नहीं है, मतलब कई मायनों में चाइना भी काफ़ी आगे निकल चुका है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और इसके कंपोनेंट्स न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। अब देखो, ये सब तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया। चाइना से पैरेलल ड्रा करने की कोशिश करते हैं राइटर। चाइना से यूएसए की कंपनीज जब चली गई थी तो चाइना की लोकल कंपनीज ने फायदा उठाया चाइना की मार्केट का। ठीक वही अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। आज देखो, हमने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया है, तो हमारे लोकल टैलेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट को यूटिलाइज किया जाए। आज के समय में देखो, जो इंटरनेट है सबसे सस्ता इंडिया में है और इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, 500 प्लस मिलियन। चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा था। चाइना के पास देखो, जो चाइना के सिटीजन्स हैं 900 मिलियन के आसपास, उनका तो सारा डेटा है ही, लेकिन चाइना की कंपनीज को यह पता था कि अगर वर्ल्ड मार्केट पे डोमिनेट करना है ना, तो उसके लिए इंडिया की मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की कंपनीज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित एल्गोरिथम डेवलप करती और उसको इंडिया की मार्केट पर टेस्ट करती। अगर इंडिया की मार्केट पे वो खरा उतरता तो बाद में उसी एल्गोरिथम को वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी अडॉप्ट किया जाता। लेकिन अब इंडिया की मार्केट चाइना के हाथ से निकल गई है। और देखो, एक हैरानी वाली बात यह है, जब इंडिया की मार्केट के लिए कंपटीशन चल रहा था यूएसए और चाइना की कंपनीज के बीच, तो इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर थे वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हमारा ज्यादा फोकस पता किस चीज पे है? हमारी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये क्या करती हैं? ये डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या फिर दूसरी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं यूरोपियन कंपनीज को, यूएसए की कंपनीज को। लेकिन इंडिया की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है, क्या आपने देखा है कोई इंडिया की कोई एप्लीकेशन वर्ल्ड पर रूल करती हो? नहीं। ऑलमोस्ट सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो चाइना और यूएसए की हैं। जबकि देखो, इंडिया एक बड़ा आईटी पावर है, लेकिन हमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी क्या हो रहा है, चाइनीज एप्लीकेशंस पर जब बैन लगा है तो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सामने आए हैं उन्हीं एप्लीकेशंस को रिप्लेस करने के लिए। जैसे जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, वो बोलते हैं पबजी बैन हो गया, एक नई एप्लीकेशन आएगी 4G। उसी प्रकार से टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स या फिर दूसरी जो एप्लीकेशंस बैन हुई हैं उनके भी अल्टरनेटिव्स निकल के आ रहे हैं। राइटर कहते हैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आप किसी की कॉपी करके आगे निकल जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। चाइना ने ऐसा नहीं किया था। बाद में अलीबाबा, वी चैट, नई नई इनोवेशंस चाइना में निकल के आई थी। शुरुआत में तो उन्होंने कॉपी की थी यूएसए की एप्लीकेशंस की, लेकिन उन्होंने लोकल सिचुएशन को देखते हुए, उनको कैटर करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई जो चाइना के लोगों की डेली जरूरतों को पूर्ति करती थी। उसी प्रकार से देखो, इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है, तो लोकलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए अगर एंटरप्रेन्योर आगे आती हैं लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो फिर धीरे धीरे इंडिया इस दिशा में सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। समझ गए? मतलब अगर हमारे एंटरप्रेन्योर अभी कॉपी करने की सोचेंगे तो इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। हमें इनोवेशन पे ध्यान देना होगा। जैसे देखो, छोटा सा एरिया है राजस्थान का, हरियाणा का, यहां पे ट्रेन रूट्स को देखते हुए, लोकल फूड को देखते हुए एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, या फिर लोकल बिजनेस आइडियाज को देखते हुए एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, लैंडिंग से संबंधित एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। सबको तो बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, तो लैंडिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन, कौन उधार देना चाहता है, कौन लेना चाहता है, इस प्रकार की एप्लीकेशंस का काफी ज्यादा स्कोप है। और देखो, बात ये नहीं है कि ये एप्लीकेशंस, इनका जो कवरेज एरिया है मतलब छोटा होगा, डाउनलोड करने वाले लोग कम होंगे। सेम तरह की एप्लीकेशंस अलग अलग एरिया के लिए बनाई जा सकती है, अलग अलग लैंग्वेज में, और उसी प्रकार से बाद में ये जो प्रोडक्ट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में भी उतारे जा सकते हैं। जैसे देखो, अफ्रीका की मार्केट है, साउथ अमेरिका की मार्केट है। आमतौर पे ये बड़ी जो कंपनीज हैं, चाइना की हो या फिर यूएसए की हो, ये सिर्फ वर्ल्ड के जो शुरुआत के मतलब टॉप के 15% लोग हैं उन पर ही फोकस करती हैं। नीचे के जो गरीब लोग हैं उन पर ये कंपनीज फोकस नहीं करती हैं। लेकिन
हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो खास करके गरीब देशों के लिए हो, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो, और नीचे के मतलब इनकम के मामले में नीचे के जो 85% लोग हैं उनको कैटर करती हों ये एप्लीकेशंस। तो ये सारी बातें आर्टिकल में बोली जाती हैं, किस प्रकार से हमारे एंटरप्रेन्योर अब इतनी बड़ी जो हमारी इंटरनेट मार्केट है उसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पास्ट में हुए एग्रीमेंट्स की रेलेवेंस से संबंधित हैं। हम इस आर्टिकल में ये भी जानेंगे पास्ट में जो एग्रीमेंट्स साइन हुए बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए उनमें क्या कमियां थी, आखिरकार आज हम जिस सिचुएशन पर हैं कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं, इस सिचुएशन पर हम पहुंचे क्यों। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 का जो टॉपिक है इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, उस टॉपिक से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डीएस हुडा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, अक्सर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात बोली जाती है कि 1993 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके, इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी कमी थी। इस एग्रीमेंट में एक वर्ड आता है एलएसी। अब आप एक बात बताइए, एलएसी को लेके तो परसेप्शन अलग अलग है ना इंडिया और चाइना की, तो फिर ये कैसे एग्रीमेंट ज्यादा समय तक टिक सकता था अगर एलएसी को लेके परसेप्शन ही अलग अलग है। बट राइटर कहते हैं ये बात सही है, बट और भी बहुत कुछ है इन एग्रीमेंट्स में और हम जानेंगे किन रीजंस के कारण ये एग्रीमेंट फेल हुए। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम जानते हैं। देखो, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद एलएसी पर दोनों देशों की फोर्सेस की जो संख्या थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब लूजली गार्डेड था बॉर्डर। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, पूरी फेंसिंग है, बड़ी संख्या में फोर्सेस तैनात हैं, नहीं। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि आप यूं नहीं कह सकते, क्लेम जो थे दोनों देशों के वो ठंडे पड़ गए थे। क्लेम तो उतने ही थे। इंडिया की जो परसेप्शन थी एलएसी को लेके वो अलग थी, चाइना की परसेप्शन अलग थी, और इसी कारण 1967 में वायलेंट इंसिडेंट भी घटित हुआ। उसके बाद समय बीतता गया। 1986 में एक बार फिर से इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आ गई सुंदरुंग चू वैली में। काफी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी उस समय 1986 में। कई दिनों तक दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हुई। हालांकि बाद में सहमति बन गई थी बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके। लेकिन देखो, सुंदरुंग चू वैली की घटना से जो टेंशन्स क्रिएट हुई थी उसके बाद दोनों देशों को यह समझ में आ गया था कि कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना जरूरी है बॉर्डर पर पीस को मेंटेन करने के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चाइना की यात्रा पर गए थे। तो बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके बात आगे बढ़ी। आखिरकार कई सालों बाद, यानी सुंदरुंग चू वैली घटना के 7 सालों बाद 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट का नाम था मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1993 में। इस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था? मेनली 3 चीजें इस एग्रीमेंट में डिसाइड हुई थी। एक तो देखो, कोई भी देश, किसी भी देश की आर्मी हो, वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी बॉर्डर इशू को सेटल करने के लिए। दूसरी चीज ये डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में कि एलएसी पर दोनों देश की फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अवॉइड करेंगी और एयर एक्टिविटी को भी अवॉइड करेंगी, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए दूसरे देश की फोर्सेस में। अब मान लीजिए इंडिया की आर्मी अगर देखो एलएसी पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है तो चाइना की आर्मी को तो लगेगा ना कहीं इंडिया की जो आर्मी है वो युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रही। उसी प्रकार से वाइस वर्सा। तो अच्छा ये होगा किसी भी देश की फोर्स एलएसी पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर एयर एक्टिविटी को अवॉइड करे, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो दोनों देशों की आर्मी के बीच। तीसरी चीज ये डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की फोर्सेस, दोनों देशों की मिलिट्री ट्रूप्स की संख्या को कम करेंगी। अब देखो, जितनी ट्रूप्स कम होंगी उतना ही
युद्ध होने की संभावना या फिर कन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम होगी, उतना ही पीस की संभावना ज़्यादा होगी। तो मेनली ये 3 बातें डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में। उसके बाद देखो 3 साल बाद 1996 में एक और एग्रीमेंट साइन होता है ताकि कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड किया जा सके दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। इस एग्रीमेंट में भी यही डिसाइड हुआ था कि मिलिट्री फोर्सेस की जो संख्या है उसको कम किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े बड़े हथियार जैसे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स ये भी कम किए जाएंगे। यहां पर देखो टू म्यूचुअली एग्रीड लेवल्स, मतलब जिस लेवल पर सहमति बनती है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच, उस लेवल पर ये बड़े हथियार होंगे LAC पर। ये चीजें डिसाइड हुई थी 1996 के एग्रीमेंट में। उसके बाद 2005 में एक और प्रोटोकॉल साइन होता है ताकि कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्ड किया जा सके दोनों देशों की मिलिट्री के बीच और बॉर्डर पर पीस मेंटेन की जा सके। 2005 के प्रोटोकॉल में यह डिसाइड हुआ था, अगर देखो चूंकि LAC पर परसेप्शन अलग अलग है, इंडिया को लगता है हमारी LAC यहां तक है, चाइना को लगता है हमारी LAC यहां तक है, तो LAC को लेकर परसेप्शन अलग अलग है। तो फिर अगर पेट्रोलिंग करते हुए दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने आ जाती हैं, दोनों देशों के जवान आमने सामने आ जाते हैं, तो उस समय क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दोनों देशों के जवानों के द्वारा ताकि कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। ये सब चीजें डिसाइड हुई थी 2005 के प्रोटोकॉल में कि पेट्रोलिंग करते हुए जवान आमने सामने आ जाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपको भी पता है कि विरोध जताते हैं। जैसे इंडिया के जो जवान हैं वो विरोध जताएंगे कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर हो, आप लौट जाइए। उसी प्रकार से चाइना के जवान भी अपनी तरफ से विरोध जता सकते हैं कि हमें लगता है आप हमारी टेरिटरी में हैं तो आप लौट जाइए। इसी प्रकार से दोनों विरोध जताने के बाद पीछे की ओर चले जाएंगे। यह प्रोटोकॉल था। अब यह प्रोटोकॉल क्यों टूटना स्टार्ट हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो यही बात कर लेते हैं, यह पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट राइटर बताते हैं इस प्रकार के एग्रीमेंट्स साइन हुए थे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आया होगा कि जब देखो इतने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स थे तो फिर एकदम से टेंशंस क्यों बढ़ गई पिछले 4-5 सालों से, खास करके, या फिर 2013 के बाद से आप कह सकते हो कि टेंशंस जो हैं एकदम से बढ़ गई। तो इसके रीजंस राइटर देते हैं। राइटर कहते हैं देखो सबसे पहली बात, इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 फंडामेंटल्स को फॉलो करना जरूरी था। उन 2 फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दिया गया, इसलिए ये एग्रीमेंट कुछ समय तक तो पीस लेके आए, कुछ समय तक तो ये एग्रीमेंट्स बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन उससे ज्यादा लंबे समय तक नहीं। पहली तो चीज LAC को लेके जो अलग अलग परसेप्शन थी वो दूर नहीं हो सकी। मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की भी मीटिंग हुई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच काफी राउंड्स की मीटिंग हुई बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, लेकिन LAC को लेके परसेप्शन अभी भी अलग अलग है। चाइना के हिसाब से LAC अलग है, इंडिया के हिसाब से LAC अलग है। 2002 में मैप्स एक्सचेंज हुए थे, लेकिन सेंट्रल सेक्टर पर तो सहमति बनी, बट ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में जो बॉर्डर है उसको लेके कोई सहमति नहीं बन सकी। आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें राइटर कहते हैं जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने चाइना के रिप्रेजेंटेटिव को मैप्स सौंपे तो एकदम से हैरान हो गए। मतलब चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एकदम से हैरान हो गए, उन्होंने वो मैप लेने से ही इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब परसेप्शन जो है आपकी और हमारी उसके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि हम आपका ये मैप नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा रीजन है। उसके बाद दूसरा फंडामेंटल जो फॉलो नहीं किया गया इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने में, याद कीजिए क्या था इन एग्रीमेंट्स में कि फोर्सेज की जो संख्या है उसे कम किया जाएगा। यह बात बोल तो दी गई एग्रीमेंट में, लेकिन कभी सीरियसली इसको लेके बातचीत नहीं हुई दोनों देशों की मिलिट्री के बीच कि हां फोर्सेज की संख्या को कम करना है। तो इसलिए अच्छी खासी फोर्सेज हमेशा तैनात रही LAC पर। तो ये 2 फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया गया इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं देखो हमेशा से मिलिट्री को यह लगता था अभी प्राइमरी जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान से ज्यादा चाइना हमें दुखी करने वाला है। चाइना एग्रेसिव रुख अपनाएगा, ये मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा। 2000 के बाद से ही इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की गवर्नमेंट LAC पर
सख्त रवैया अपनाने लगी। 2006 में डिसीजन लिया गया था कि LAC पर 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2010 में 2 नई डिवीजन्स रेस की गई ताकि अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया जा सके। 2013 में नॉर्दर्न बॉर्डर को गार्ड करने के लिए एक माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स को रेस करने को लेकर सैंक्शन दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए? मतलब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगा LAC पर इंडिया के साइड। उससे पहले तो इंडिया ने इग्नोर कर दिया था। AK एंटनी ने 2013 में एक स्टेटमेंट दी थी कि आज़ादी के बाद शुरुआत में हमें यह लगता था अगर बॉर्डर पर कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो चाइनीज ज़्यादा आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मतलब उनको इंडिया की साइड आगे आने में परेशानी होगी, इसलिए वो आगे नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी आप कह सकते हो अच्छा कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 10-20 साल हो गए, सरकार को ये समझ में आ गया है कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना तो बहुत ही कम समय में अपने फोर्सेस की संख्या को इंक्रीज कर सकता है बॉर्डर पर, लेकिन इंडिया को बहुत परेशानी होगी अगर बॉर्डर पर फोर्सेस को जल्दी से डिप्लॉय करना है। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं इन सब बातों से कि देखो जैसे जैसे इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया LAC पर और LAC को ज़्यादा मजबूती से गार्ड करना स्टार्ट किया, तब से टेंशन स्टार्ट हो गई। चाइना ऐसा आरोप लगाता है कि जो इंडिया की फोर्सेस हैं हमें उस पॉइंट पर जाने से रोकती हैं जहां पे परंपरागत रूप से हम जाते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया पिछले कुछ सालों से ज़्यादा मजबूती से इंडियन फोर्सेस अब बॉर्डर को गार्ड करने लगी हैं। और एक बात एक्सपर्ट्स के द्वारा बोल दी जाती है कि LAC को लेकर परसेप्शन है। देखो जो इंडिया की फोर्सेस हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर मैप दिया जाता है कि आपको इस पॉइंट तक पेट्रोलिंग करनी है, तो इंडिया की साइड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, फोर्सेस को यह जरूर पता होता है कि LAC को लेकर परसेप्शन है, बट जो मैप उनको दिए जाते हैं उनसे उनको इतना पता लग जाता है कि इस पॉइंट तक हमें बॉर्डर को गार्ड करना है। अब एक्चुअल में जो कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हुआ वो 2013 में हुआ। 2013 में डेप्सांग में चाइना की फोर्सेस के द्वारा इंट्रूजन की गई थी, यानी घुसपैठ की गई थी। उसके बाद 2014 में चुमार में भी चाइनीज फोर्सेस के द्वारा इंट्रूजन का प्रयास किया गया। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल देते हैं कि डेप्सांग एरिया में 2013 के बाद से जब से चाइनीज ने इंट्रोड्यूजन किया था, हमारी फोर्सेस के द्वारा डेप्सांग एरिया में पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। तो राइटर कहते हैं ये बात गलत है, हमारी फोर्सेस के द्वारा अभी भी डेप्सांग एरिया में पेट्रोलिंग की जाती है। तो उस समय 2013 और 2014 में मेजर कन्फ्लिक्ट जब सामने आया था तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा और बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। और ज़्यादा घटनाएं सामने आने लगी बॉर्डर पर जब इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आने लगी। 2017 में डोकलाम इंसिडेंट हुआ और देखो अगस्त 15, 2017 को हमने ऐसी वीडियो देखी, हमें पता लगा किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच बॉर्डर पर। दोनों देशों की फोर्सेस एक दूसरे पर पत्थर चला रही थी। ये पेंगोंग सो लेक रीजन की घटना थी, एक दूसरे पर पत्थर मारे जा रहे थे दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा। तो अब क्या हुआ, 15 जून को गलवान वैली में वायलेंट इंसिडेंट हुआ, दोनों देशों की तरफ से कैजुअलिटीज हुई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चाइना ने कैजुअलिटीज की संख्या को रिलीज नहीं किया। मतलब डिस्ट्रस्ट अब बहुत ज्यादा पैदा हो गया है दोनों देशों की फोर्सेस के बीच। क्यों हुआ, हमने रीजंस जाने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की साइड से काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप हो गया है और डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। हमने ये भी जाना कि LAC को लेकर परसेप्शन अभी भी अलग अलग है, इसे सोल्व नहीं किया गया। हमने ये भी जाना, एक रीज़न ये भी है कि LAC पर ट्रूप्स की जो संख्या है उसको कम करने को लेकर कभी सीरियस बातचीत हुई ही नहीं दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। अब लास्ट में क्वेश्चन देखो ये उठता है, क्या ये सारे एग्रीमेंट्स अभी भी रेलेवेंट हैं या फिर नहीं हैं? राइटर कहते हैं देखो ट्रस्ट डेफिसिट अब इतना ज़्यादा है कि नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश करने होंगे, नए एग्रीमेंट साइन करने होंगे, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं अब रेलेवेंट नहीं हैं। अगर ये एग्रीमेंट्स रेलेवेंट होते तो 2013, 2014 डोकलाम विवाद और अभी जो ये घटना हुई है ये सारी घटनाएं घटित होती ही नहीं।
अभी जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें 5 पॉइंट्स फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, जिसमें यह भी कंक्लूड किया गया कि बॉर्डर पर पीस इस्टाब्लिश करने के लिए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टाब्लिश करने होंगे। राइटर कहते हैं ये देखो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें यह भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है अब हम बॉर्डर पर पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी इस्टाब्लिश करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कन्फ्लिक्ट को कैसे होने से रोका जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जो कि लिखा गया है DS हुडा के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में कैंसर बर्डन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में हम इंडिया में कैंसर केसेस से संबंधित डेटा की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार जो कि रिलीज हुई थी अगस्त 2020 में इंडिया में टोटल 14 लाख के आसपास कैंसर केसेस सामने आए। देखो पिछले कुछ दशकों में इंडिया में कैंसर केसेस की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1990 से 2096 के बीच कैंसर केसेस की जो संख्या है इंडिया में 2.6 टाइम्स बढ़ चुकी है और कैंसर से होने वाली डेथ्स का जो आंकड़ा है वो भी डबल हो चुका है। हमारे देश में जो कैंसर केसेस सामने आते हैं उनमें देखो 2/3 यानी 66% जो हैं वो तीसरी या फिर चौथी स्टेज के कैंसर के केसेस होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले संजय दत्त जो कि फेमस एक्टर हैं उनको भी कैंसर होने की खबरें सामने आई। मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री, उनकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। अनंत कुमार जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी भी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। देखो मैन में ज़्यादा कैंसर के जो केसेस सामने आते हैं वो लंग कैंसर के होते हैं या फिर ओरल कैविटी कैंसर, स्टोमक कैंसर या फिर ओइसोफेगस कैंसर, जबकि महिलाओं में जो ज़्यादातर कैंसर के केसेस सामने आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर या फिर गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस होते हैं। काजेस की बात करें, देखो निश्चित तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पर्सन को जो कैंसर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, लेकिन साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार टोबैको यानी तंबाकू चबाना ये एक मेजर अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर होता है। टोटल जितने कैंसर के केसेस सामने आते हैं उसमें से 27% टोबैको की वजह से होते हैं। इसके अलावा दूसरे रीजंस की बात करें, शराब पीना, इनअप्रोप्रिएट डाइट, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, मोटापा, पोल्यूशन, ये भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। कैंसर के कारण देखो बहुत सी जानें जाती हैं हर साल और बहुत से लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं कैंसर की वजह से, क्योंकि कैंसर जब हो जाता है तो इलाज करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ह्यूमन रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। अब इसके बाद आर्टिकल में अप्रोच की बात की जाती है, कैसे कैंसर की समस्या को टैकल किया जाए। सिर्फ देखो कैंसर ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करने से कैंसर के जो केसेस हैं वो कम नहीं होंगे। 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले रिस्क रिडक्शन, दूसरे नंबर पे अर्ली डिटेक्शन और तीसरे नंबर पे पॉलिसी सॉल्यूशंस। रिस्क रिडक्शन की अगर हम बात करें, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, जैसे देखो टोबैको यूज़, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। जैसे बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स बोलती हैं कि प्लास्टिक की वजह से भी कैंसर होता है। जैसे डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं या फिर प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती हैं उनमें खाना खाने से भी कैंसर हो सकता है। तो देखो इन पूरे इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सकती है ताकि लोगों को पता हो अगर वो ज़्यादा शराब पिएंगे या फिर ज़्यादा तंबाकू का सेवन करेंगे तो उनको कैंसर हो सकता है। और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि तंबाकू का सेवन जो है वो कम से कम लोग करें। तो ये पहला एस्पेक्ट है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। दूसरा एस्पेक्ट है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन देखो कब होगा, जब छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तब अर्ली डिटेक्शन हो सकता है कैंसर का।
इसके बाद तीसरे नंबर वाला एस्पेक्ट है पॉलिसी सॉल्यूशंस। सरकार बेहतर पॉलिसीज बनाए कैंसर की समस्या को टैकल करने के लिए। बेहतर पॉलिसी सरकार कब बना सकती है? जब सरकार के पास प्रॉपर डेटा हो। कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर देखो ऐसा होता है तो कहीं पर भी देश में कोई भी हॉस्पिटल में कैंसर का केस सामने आता है तो उस हॉस्पिटल को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसे सरकार को सूचित करना पड़ता है कि हमारे हॉस्पिटल में कैंसर का एक केस सामने आया है। तो इस प्रकार से अगर नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया जाता है तो कैंसर के बारे में प्रॉपर डेटा होगा और सरकार बेहतर पॉलिसी बना सकेगी कैसे कैंसर से डील किया जा सकता है। और ज़्यादा सरकार एफर्ट्स लगा सकेगी कैंसर के ऊपर रिसर्च करने में। इसलिए पॉलिसी सॉल्यूशन अगर अच्छा इंश्योर सरकार को करना है तो डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा कैंसर से संबंधित। अब इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। देखो 2030 आते आते कैंसर रिलेटेड डेथ्स में हमें 1/3 रिडक्शन अचीव करनी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है और इंडिया ने काफ़ी सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट भी की है। जैसे पर्सनल हाइजीन पे काफ़ी ज़्यादा सरकार ने फोकस किया है। पर्सनल हाइजीन का अभाव भी एक मेजर रीज़न है कैंसर का। इसके अलावा सरकार ने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इनिशिएटिव्स जैसे FSSAI की लेबलिंग अब करने लगा है, रेगुलेशन काफ़ी टाइट है। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब प्रोग्राम जो सरकार ने चलाए हैं इनका अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। बट अभी और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले रिस्क रिडक्शन, दूसरे नंबर पे अर्ली डिटेक्शन और तीसरे नंबर पे पॉलिसी सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से कैंसर बर्डन से संबंधित हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। फिलहाल हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।